नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का एक चैप्टर हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। इसमें हम लोग पहले तो इसका हिस्ट्री देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखने वाले हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखने वाले हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन को। टाइप ऑफ कंप्यूटर देखने वाले हैं कि कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। सीपीयू को पढ़ने वाले हैं, मेमोरी यूनिट को पढ़ने वाले हैं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। और यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे केबी, जीबी, एमबी, इसके बारे में। और पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस एक वीडियो में आपका ये पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के सबसे बेसिक जो डिफिनेशन है उससे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस रॉ डाटा टू द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है और वो रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। जैसे रॉ डाटा क्या होता है, तो कोई भी डाटा जो हम देते हैं कंप्यूटर वो रॉ डाटा कहलाता है। जैसे अगर हम बोले राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये जो अलग अलग जो है, राम अलग, इज अलग, ए अलग, गुड अलग, बॉय अलग, ये सारा क्या हो गया, डाटा हो गया। अगर इसको हम एक सेंटेंस बना दे, राम इज अ गुड बॉय, तो ये क्या कहला जाएगा, एक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जो एक इंफॉर्मेशन हमें दिया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो कंप्यूटर का काम क्या है, वो रॉ डाटा को वो इंफॉर्मेशन के रूप में हमें देता है, ठीक। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है। फिजिकल पार्ट मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे देखिए मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, ये सब क्या आपका, माउस है, ये सब क्या आपके हार्डवेयर है जिनको लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड रन द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट प्रोग्राम एंड द एप्लीकेशन। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर जो है उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर जो काम करता है उसको देखते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का काम क्या है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। हार्डवेयर कैसे काम करेगा, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू, ये सब कैसे कैसे काम करेंगे, ये किसका काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, उनको कंट्रोल करना। एंड रन द ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना। जैसे मदरबोर्ड है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, उस पर मदरबोर्ड पे ही रन होता है। तो मदरबोर्ड एक तरह से हार्डवेयर है जो कि रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन, और हम लोग जो भी डिफरेंट प्रोग्राम यूज करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन को यूज करते हैं, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, इंटरनेट को, सबको, ठीक है। तो इसको क्या काम करता है, वो कंट्रोल करने का काम करता है, रन करने का काम करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ए सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर जो है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, इन सबको मिला करके हम एक साथ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अभी लोग पीछे पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट को इंक्लूड करता है। जैसे सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, रैंडम एक्सेस साउंड कार्ड एंड कंप्यूटर केस, ईटीसी। ये सब जो है क्या आपके, ये है फिजिकल पार्ट है आपके कंप्यूटर के। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एंड सीपीयू बोर्ड। तो हार्डवेयर में ये सबको भी इंक्लूड किया जाता है, किसको किसको, मॉनिटर को, माउस को, कीबोर्ड को, स्पीकर को और सीपीयू बोर्ड को। तो इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। तो मिला जुला के एक बात है, हार्डवेयर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं
कीबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, माउस, रैम और ये मॉनिटर, ये सब क्या है, आपके हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रन बाय द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है? स्टोर और रन बाय द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर में स्टोर होता है और उसके द्वारा रन किया जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कोई काम है, जैसे ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने का क्या क्या प्रोसेस है, उन सब का इंफॉर्मेशन जो होगा, इंस्ट्रक्शन जो होगा, वो आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें इंक्लूड किया जाएगा। हार्डवेयर इज सो टर्म्ड बिकॉज इट इज हार्ड और रिजिड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज। हार्डवेयर इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये हार्ड है और रिजिड है, किसके रिस्पेक्ट में? चेंज के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको चेंज करना हार्ड और रिजिड है। वेयर एज सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट बिकॉज इट इज इजी टू चेंज, जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है उसको चेंज करना आसान है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कोडिंग होता है जिसको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। वो इंट्रोडक्शन था, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब देखते हैं हिस्ट्री, देखते हैं इसका कि कंप्यूटर का शुरुआत कैसे हुआ। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विथ द बर्थ ऑफ एबेकस विच इज बिलीव टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुआ था एबेकस के जन्म से, यानी जब से एबेकस बना था उस समय से, और ये माना जाता है कि एबेकस जो था वो पहला कंप्यूटर था। ये आपका एबेकस का फोटो है। इट इज सेड दैट चाइनीज इन्वेंटेड अबेकस अराउंड 4000 ईयर एगो। यह माना जाता है कि एबेकस का खोज चाइनीज लोगों ने किया था और 4000 साल पहले किया था। अबेकस है क्या? इट इज वुडन रैक, एक तरह का वुडन रैक है, देख सकते हैं आप, ये रैक बना हुआ है, वुडन रैक है विथ हैज मेटल रॉड्स, जिसके पास मेटल का रॉड है, विथ बीड्स, जिसके पास गोली है छोटा छोटा, माउंटेड ऑन देम। द बीड्स वेयर मूव्ड बाय द एबेकस ऑपरेटर। एबेकस ऑपरेटर जो है उसके द्वारा इन बीड्स को ऊपर नीचे मूव किया जाता है अकॉर्डिंग टू सम रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग, टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। और इससे क्या परफॉर्म किया जाता था? अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता था। अरिथमेटिक कहने मतलब केवल जोड़ घटाव, जैसे 5 + 4 -3 + 2 -1, तो इस टाइप का ऑपरेशन जो था उस अबेकस से किया जाता था, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया जाता था। इट वॉज वाइडली यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर काउंटिंग एंड सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यह जो था बहुत बड़ी मात्रा में प्राचीन काल में यूज होता था, किसके लिए? तो काउंटिंग करने के लिए और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। अबेकस इज स्टिल यूज्ड इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, रसिया एंड जापान। अबेकस अभी भी चाइना में, रसिया में और जापान में उसका यूज किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, द पास्कलाइन। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था? पास्कलाइन था। वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ब्लेस पास्कल। किसके द्वारा से खोज किया गया था? ब्लेस पास्कल के द्वारा खोज किया गया था, और उसका नाम रखा गया था क्या? पास्कलाइन, जो कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और यह 1642 से लेकर 1644 के बीच में खोजा गया था। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह जो था पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। एबेकस जो था वो आपका ऑटोमेटिक नहीं था, उसके लिए आपको ऑपरेटर चाहिए था। इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यह जो है केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म कर पाता था एबेकस के जैसा। एबेकस जिस तरह से केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर पाता था, पास्कलाइन भी उसी तरह से केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म कर पाता था। अंतर ये था कि अबेकस जो है वो आपका ऑटोमेटेड नहीं था, उसको मैन्युअली ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, जबकि पास्कलाइन जो था वो आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। एनालिटिकल इंजन is the first mechanical computer and designed by the Charles Babbage, a British mathematician and philosopher. एनालिटिकल इंजन जो था वो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था। चार्ल्स बैबेज
conceived an automatic calculator or computer in 1833, so he is called as the father of computer। तो चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता था क्योंकि इन्होंने 1833 में एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर का खोज किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। पंच कार्ड्स वेयर यूज्ड बाय हर्मन होलरिथ एंड जेम्स पावर्स इन 1890। पंच कार्ड जो था वो किसके द्वारा यूज किया गया था? हर्मन होलरिथ के द्वारा और जेम्स पावर्स के द्वारा 1890 में। These could read the information that had been punched into the cards automatically without the human help। यह जो था वो बिना ह्यूमन हेल्प के द्वारा जो इस कार्ड पे जो डॉट पड़ता था, जो पंचिंग होता था, उस पंचिंग को वो रीड करता था। और ये रीड करने का काम कौन करता था? तो रीड करने का काम करता था आपका ट्यूरिंग मशीन। पंच कार्ड यूजिंग कंप्यूटर्स ट्यूरिंग मशीन। पंच कार्ड कौन यूज करता था? ट्यूरिंग मशीन यूज करता था और ये IBM के द्वारा बनाया गया था। इनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर was developed by John P. Eckert and John W. Mackley at Murray School of Electrical Engineering of University in 1945। कब इसका खोज हुआ था? 1945 में। और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके पहले जो भी बना था, एनालिटिकल इंजन था, पैस्कलाइन था, वो सब क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था। लेकिन इनियक जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये खोजा गया था आपका 1945 में और इसका डेवलप कौन किया था? जॉन पी इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैकली। इट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन 1946 और इसको सबके सामने कब लाया गया था? तो 1946 में। इट इज ऑक्यूपाइड इंटायर 30 बाई 30 फीट रूम। यह इतना बड़ा था, आप देख सकते फिगर में, यह इतना बड़ा था कि इसको 30 बाई 30 का एक रूम चाहिए था इस कंप्यूटर को रखने के लिए। इट वॉज अबाउट 1000 टाइम्स फास्टर देन प्रीवियस कंप्यूटर। यह कंप्यूटर जो था पहले जितने भी कंप्यूटर बने थे उससे 1000 गुना तेज था और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। कितने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। तो इनियाक के बारे में इसका कब खोज हुआ था, ठीक है, ये पब्लिक के लिए कब आया था, ये दोनों चीज याद रखेंगे। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसको याद रखेंगे। और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप वाज डन इन 1980। 1980 में सेमीकंडक्टर चिप जो था वो बना था। ये देखिए आपका वैक्यूम ट्यूब है और ये आपका सेमीकंडक्टर चिप है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं हम। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय लेडी अडा अगस्टा, स्टूडेंट ऑफ चार्ल्स बैबेज। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो था वो डेवलप किया गया था लेडी एडा अगस्ता के द्वारा, जो कि एक चार्ल्स बैबेज की स्टूडेंट थी। दिसंबर 2 इज ऑब्जर्व्ड एज द कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया वाज सिद्धार्थ। भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। विच वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ECI, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो ECI के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड इन द मेन पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु। बेंगलोर के मेन पोस्ट ऑफिस में पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज CDC 6600। ये जो था कंप्यूटर वो पहला सुपर कंप्यूटर था जो 1964 में बना था। क्या नाम था इसका? CDC 6600। टिम बर्नर्स-ली इज द इन्वेंटर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली हैं। स्टीव वोज़नाइक इज द को फाउंडर ऑफ एप्पल विथ स्टीव जॉब्स। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नाइक हैं।
बिल गेट्स co-founder of Microsoft Corporation in 1975 with पॉल एलेन। बिल गेट्स और पॉल एलेन ने माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था 1975 ईस्वी में। CPU nowadays can be implemented on a single microchip which is called microprocessor। CPU जो होता है उसको एक हम सिंगल चिप पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब उस चिप को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर के द्वारा जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, जो समझा जाता है, उसको बोलते हैं क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज। और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ए प्रोग्राम रिटेन फॉर ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है। जो प्रोग्राम जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर आपको दिखता है, कैलकुलेटर के पीछे में एक प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम के थ्रू वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब यहां से हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल कंप्यूटर के 5 जनरेशन हुए। जनरेशन कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जब कभी मेजर चेंज हुआ तो उस चेंज को जनरेशन का नाम दिया गया, ठीक है। तो पहला आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड बिटवीन 1946 टू 1959। ये डेट जो है आपका अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये बदलते रहता है, लेकिन आप लोग इसको मिला के समझ सकते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1946 से 1959 के बीच में डेवलप हुआ था। दिस कंप्यूटर वेयर कैटेगराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर। इस कंप्यूटर के क्या क्या फीचर थे वो देखते हैं। पहला फीचर था वैक्यूम ट्यूब का। ये रहा आपका वैक्यूम ट्यूब। The main electronic component of this computer was the vacuum tube or electric valve or electron tube, which was used for the memory and circuitry। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट था वो आपका कौन था, वैक्यूम ट्यूब। इसी का नाम है इलेक्ट्रिक वाल्व और इसी का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, और इसका यूज मेमोरी और सर्किट के लिए किया जाता था। दिस ट्यूब वेयर सिमिलर टू लाइट बल्ब्स। ये ट्यूब जो थे वो लाइट बल्ब के जैसा थे। एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, और ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। विच ऑफन कॉल्ड माल फंक्शन, जिसके कारण ये खराब जल्दी हो जाते थे। दूसरा क्या है इसका फीचर, साइज। दिस कंप्यूटर वेयर वेरी लार्ज एंड ऑफन टुक अप एन इंटायर रूम। ये साइज में बहुत बड़े होते थे, यहाँ तक कि ये एक रूम को भी ऑक्युपाई कर लेते थे। तीसरा इसका फीचर है स्पीड। दिस कंप्यूटर वेयर वेरी स्लो कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर जो था अभी के कंप्यूटर से बहुत ज्यादा स्लो था। चौथा मेन मेमोरी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेन मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम यूज किया जाता था, ठीक है। अभी इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। जैसे अभी हम लोग पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो उस समय ये सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, बस मेन मेमोरी था। और मेन मेमोरी में क्या था, मैग्नेटिक टेप था और मैग्नेटिक ड्रम था। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका मैग्नेटिक टेप है और ये आपका मैग्नेटिक ड्रम है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास था पावर कंजम्पशन। दिस कंप्यूटर कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कंप्यूटर थे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खपत करते थे। एंड जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, और बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे। क्योंकि यही पढ़ चुके हैं वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, और वैक्यूम ट्यूब है कैसा, तो जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रिक बल्ब, और बल्ब जो था वो हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका फीचर कॉस्ट का। दिस कंप्यूटर वेयर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड वेयर ओनली अफोर्डेबल बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। यह कंप्यूटर जो था वो बहुत ही महंगा, बहुत ही कॉस्टली था, और ये केवल लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, उनके द्वारा ही अफोर्ड किया जा सकता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज होता था, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं 1GL, यानी फर्स्ट जनरेशन
लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी मशीन कौन सी भाषा समझता है, तो मशीन जो आपका कंप्यूटर है वो 0 और 1 का भाषा समझता है, बस दो ही भाषा वो समझता है, या तो 0 या तो 1। तो इसी भाषा में इसका प्रोग्राम लिखा जाता था कंप्यूटर का। देखिए दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोज। तो इसी दो 1 और 0 के रूप में ही इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था और इसका प्रोग्रामिंग भी लिखा जाता था। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन से थे, तो दिस कंप्यूटर यूज्ड पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये आपका है पेपर टेप और ये आपका है पंच कार्ड, और पिछले वाले स्लाइड में हम लोग मैग्नेटिक टेप देख चुके थे। तो ये तीन जो थे वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज होते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि कंप्यूटर जो था वो सारे ऑपरेशंस को एक बैच में बना करके, एक ग्रुप बना करके उसको सॉल्व करता था। अभी के जैसा नहीं है कि एक एक प्रोसेस को अपना वो करता गया। जैसे भी आप देखिएगा बैंक में क्या होता है, अभी भी बैच प्रोसेसिंग ही होता है। अगर आप चेकबुक को क्लियर करने के लिए दीजिएगा तो चेकबुक अकेला क्लियर नहीं करता है, वो चेकबुक एक साथ बैच बना करके, ग्रुप बना करके वो क्या करता है कि क्लियरेंस करता है। तो चेकबुक जो होता है, चेकबुक क्लियरेंस जो होता है अभी भी बैच प्रोसेसिंग पर ही काम करता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल कौन कौन से, तो आपके हैं यूनिवैक, इडसैक और इडवैक। यूनिवैक का नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इडसैक का है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इडवैक का है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये आपके फुल फॉर्म है, जिसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे खूब पूछा जाता है। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इडसैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और इडवैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को हम लोग ट्रांजिस्टर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। वे आर डेवलप्ड इन द लेट 1950 एंड 1960 और इसका डेवलपमेंट जो था वो 1950 से 1960 के बीच में हुआ था। इसको किस नाम से जानते हैं, तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये आपका ट्रांजिस्टर का फिगर है। तो इसके फीचर कौन कौन से थे, पहला फीचर तो यही था ट्रांजिस्टर। दिस कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर का यूज करता था वैक्यूम की जगह पे, विच वेयर द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या था, वैक्यूम ट्यूब। तो उसी तरह सेकेंड जनरेशन का मेन कंपोनेंट जो था वो था ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब का, और सेकेंड जनरेशन में किसका यूज होता था, तो ट्रांजिस्टर का। दूसरा है कॉस्ट। ट्रांजिस्टर वेयर चीपर, मोर कॉम्पैक्ट, मोर रिलायबल एंड फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर जो थे वो सस्ते थे, छोटे थे और रिलायबल थे, यानी कि वो बहुत जल्दी खराब नहीं होते थे वैक्यूम ट्यूब के जैसा। एंड फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब से वो तेज थे। साइज का बात करें तो साइज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज स्मॉल। ठीक है, तो साइज जो था इसका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का वो स्मॉल था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा में। तो दो तीन बात आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे जनरेशन आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो वैसे वैसे आपका कॉस्ट कम होता जाएगा और साइज कम होता जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज होता था, तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका यूज होता था असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग 2GL या सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते थे। तो पहले वाले में आपका यूज होता था मशीन लैंग्वेज और सेकेंड वाले में यूज होता है असेंबली लैंग्वेज। इस असेंबली लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मेन मेमोरी में रैम और रोम का यूज
होता था, यानी कि रैम और रोम का खोज जो था वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से ही होने लगा था। पावर कंजप्शन, इट यूजेज लेस पावर एंड प्रोड्यूस लेस हीट, यह जो था कम पावर का खपत करता था और कम एनर्जी कम हीट का उत्पादन करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था मल्टी प्रोग्रामिंग एंड बैच प्रोसेसिंग दोनों। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच प्रोसेसिंग दोनों टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन थे? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे थे मैग्नेटिक कोर मेमोरी और डिस्क स्टोरेज और हार्ड डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी ये आपका है और ये हार्ड डिस्क है जिसको हम लोग डिस्क स्टोरेज भी बोलते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन थे? तो IBM 1401, IBM 700, IBM 1620, CDEC 1604, CDC 3600, एटलस, ICL 1901। Second generation computer were the mainstream design until the late 1960। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो मेन कंप्यूटर था आपका 1960 तक। when integrated circuit started to appear and led to the third generation computer, तब तक जब तक कि इंटीग्रेटेड सर्किट का खोज नहीं हुआ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के, और इंटीग्रेटेड सर्किट के खोज से ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज पीरियड फ्रॉम 1965 से 1974। तो थर्ड जनरेशन का पीरियड कब था? 1965 से 1974, व्हेन द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC रिवॉल्यूनाइज द कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो तब इसका थर्ड जनरेशन आया जब इंटीग्रेटेड सर्किट का खोज हो गया था। इसके फीचर क्या क्या थे? तो स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर देन द प्रीवियस जनरेशन। ये जो था वो छोटा था, फास्ट था और सस्ता था बाकी पहले के जनरेशन से। तो पहले अभी बता चुके हैं, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जाएगा आपका साइज जो होगा वो कम होता जाएगा, जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा, कॉस्ट जो है उसका वो कम होता जाएगा, पावर कंजप्शन कम होता जाएगा, हीट प्रोड्यूस कम होता जाएगा। तो ये सारी चीजें कम होते जाएंगे आपके। तो टेक्नोलॉजीज में कौन सा यूज हुआ था? तो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था IC इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहाँ यूज हुआ था? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर कहाँ यूज हुआ था? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। और फर्स्ट में आपका यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। स्टोरेज में कौन कौन सा इसका था? तो इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज। तो इसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, इसमें बस इंटरनल स्टोरेज जो था उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो गया था। यहां तक सेकेंडरी स्टोरेज का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था, यानी थर्ड जनरेशन तक कंप्यूटर जो था वो ओनली मेन मेमोरी पर ही काम करता था। ठीक है। इनपुट आउटपुट में इंट्रोड्यूस न्यू इनपुट डिवाइस लाइक माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड का जो था इंट्रोडक्शन आपका हुआ था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। लैंग्वेज कौन कौन सा यूज हुआ? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। और लो लेवल जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी 0-1 जिसको पढ़ने में कठिनाई होती है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और जो इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में लिखा जाता है जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सा थर्ड जनरेशन में? सी था आपका, पास्कल था, PL1 था, कोबोल, बेसिक और फोर्ट्रन। ठीक है, कौन कौन सा? सी, पास्कल, PL1, कोबोल, बेसिक और फोर्ट्रन। ये जो थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग। ठीक है। स्टोरेज कौन सा था आपका? तो मैग्नेटिक स्टोरेज जो था वो आपका बिकम मोर प्रिवेलेंट, यानी जो था मैग्नेटिक स्टोरेज आपका वो बहुत ज्यादा प्रचलन में आ चुका था। एग्जाम्पल कौन कौन से आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के? तो IBM 360, IBM 370 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर एंड IBM 370
IBM 168, NCR 395, CDC 1700 और ICI 1903। ये सब कंप्यूटर के नाम है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अभी आता है डेल इंस्पिरॉन 1605, ठीक है। तो इस टाइप से ये पहले कंप्यूटर के नाम थे। द इन्वेंशन ऑफ आईसी, आईसी का खोज कौन किया था? जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइस। जैक किल्वी और रॉबर्ट नॉइस जो था वो आईसी का खोज किया था। और आईसी क्या था? तो हजारों सर्किट का एक छोटे सी जगह में जब उसका इंस्टॉलेशन हुआ तो उसको हम क्या बोले? आईसी बोले। और ये कहने से वो स्मॉल हो गया, फास्ट हो गया और सस्ता हो गया। The third generation of computers were the first to resemble the computer system of the today। जो तीसरे जनरेशन का कंप्यूटर जो था उसका शेप वगैरह जो था अभी जो मॉडर्न जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसके मिलता जुलता था। इसके पहले हम देख चुके हैं कि पहले जनरेशन का कंप्यूटर या सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इतना बड़ा था कि वह 30x30 का रूम ऑक्युपाई करता था। लेकिन थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर इतना छोटा हो गया, उस साइज का हो गया जिस साइज का हम अभी यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1970 यानी 1970 से एंड वे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेवरल इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस जनरेशन। और क्या किया गया कि पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर जो थे, 1, 2, 3 जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया गया और वही इंप्रूवमेंट जो था वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहलाने लगा। क्या इंप्रूवमेंट किया गया? तो पहला फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर which are processor made up of 100 of integrated circuit on the silicon chip। यानी 100 से अधिक आईसी को एक सर्किट में माउंट कर दिया गया। उस सर्किट को हम बोलते हैं क्या? माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ देख सकते हैं ये आपका आईसी है, इस टाइप का 100 आईसी मिला करके एक सर्किट पे माउंट कर दिया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन जो था वो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था। VLSI टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस हुआ था आपका फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट व्हिच कुड कंबाइन थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप। जब थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप पे माउंट किया गया, इंस्टॉल किया गया, तो उसको हम बोलते हैं VLSI टेक्नोलॉजी। और जब 100 से अधिक आईसी को एक सर्किट में माउंट किया गया तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। साइज जो था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का वो स्मॉल हो गया, ज्यादा छोटा हो गया पहले वाले जनरेशन से। स्पीड तो अब ये सब बातें बता चुके हैं कि फास्ट होगा। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वे आर फास्टर, मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था वो ज्यादा फास्ट हो गया, ज्यादा एक्यूरेट हो गया और ज्यादा वो रिलायबल हो गया पहले जनरेशन के कंप्यूटर से। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका यूज हुआ था वो हुआ था आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जो अभी का ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, ये सब जो है आपके वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसके पहले आपका कमांड बेस्ड जो इंटरफेस था वो यूज होता था। कौन सा यूज होता था? कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस। और ये इसके आपका एग्जांपल है डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब जो है आपके वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में भी आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था, लेकिन इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था वो बदल गया था। वो था आपका C++, जावा, DBase और SQL। जो SQL को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल आपके कौन कौन है? तो IBM 1401, स्टार 1000, एप्पल DEC 10, PDP 11, क्रे 1। ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्सनल कंप्यूटर, द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वेयर डेवलप इन दिस जनरेशन। इसी जनरेशन में आपका पहला जो था पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था। जो पीसी हम यूज करते हैं, जो लैपटॉप हम, जो डेस्कटॉप हम यूज करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जो था वो कब हुआ था? फोर्थ जनरेशन में ही हुआ था, जिसके चलते पीसी का रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। अभी जो घर पे यूज करते हैं वो नहीं, अभी जो नया नया आपके पास एआई आया है, तो एआई बेस्ड जो कंप्यूटर है वो क्या, कौन सा आपका है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। और जो घर में हम लोग पीसी वगैरह यूज करते हैं वो आपका है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम लाइन है वो है प्रेजेंट से फ्यूचर। इट इज प्राइमरली बेस्ड टोटली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस पे बेस्ड है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। इंटेलिजेंस डिस्क्राइब द मीडियम एंड मैनर ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर सिस्टम लाइक पीपुल। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब है कि ऐसा कंप्यूटर तैयार करना जो कि आदमी के जैसा हो, द मैनर ह्यूमन थिंग्स, जो आदमी के जैसा सोच सके, द मैनर पीपुल एक्ट, आदमी के जैसा वो काम कर सके, इत्यादि। ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो परम 1000, IBM नोटबुक, इंटेल P4 और लैपटॉप, ये सब जो है कि आपके इसके एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी कौन सा यूज होता है? तो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी आपको याद होगा एक चीज था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। और फिफ्थ वाले में कौन सा यूज हो रहा है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन के कंप्यूटर में आपके पास ULSI और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इसमें लैंग्वेज कौन कौन सा यूज हो रहा है? तो लैंग्वेज आपका यूज हो रहा है नेचुरल लैंग्वेज, क्योंकि इसको आदमी के जैसा सोचना है, करना है, तो नेचुरल लैंग्वेज जैसा हम लोग बोलते समझते करते हैं उस लैंग्वेज में कंप्यूटर को बात करना होगा। नेक्स्ट है प्रोलॉग, OPS 5 और मरकरी। ये सारे लैंग्वेज जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो किसी भी कमांड को, किसी भी टास्क को बहुत सारे टास्क में बांट देना और इन सारे टास्क को अलग अलग CPU के द्वारा रन कराना और फिर उनको फाइनली जोड़ करके एक टास्क बना देना, इसको हम बोलते हैं क्या? पैरेलल प्रोसेसिंग। साइज क्या है इसका? तो मोर कॉम्पैक्ट, और छोटा हो गया, मोर पोर्टेबल, लाइट वेट एंड वेरी पावरफुल देन द अदर जनरेशंस। बाकी जनरेशंस के द्वारा ये ज्यादा छोटा, ज्यादा पोर्टेबल और कम वेट का हो गया। स्पीड क्या हो गया इसका? तो क्विकर देन द प्रीवियस जनरेशन, पहले के जनरेशन से क्या हो गया आपका? ज्यादा तेज हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? तो कंप्यूटर को हम लोग दो टाइप से बांटते हैं। एक बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, यानी कि कौन सा कंप्यूटर किस टाइप का डाटा हैंडल कर सकता है, उसके कैपेबिलिटी पर कंप्यूटर को तीन टाइप से बांटते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड। उस कंप्यूटर का कंप्यूटिंग पावर और उसका स्पीड कितना है, उस बेसिस पर हम लोग कंप्यूटर को 6 टाइप से बांटते हैं। कौन कौन सा? पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। तो टोटल कंप्यूटर जो हम लोग अभी यूज करते हैं उसको 9 कैटेगरी में बांटते हैं। इन 9 कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखते हैं एक एक करके। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर। दिस इन्वॉल्व डाटा दैट कंटिन्यूअसली चेंजेज एंड डज नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू। इस कंप्यूटर में हम उसका यूज करते हैं
उस डाटा के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जिसके बाद डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होता। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब होल नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सब ये कंटिन्यूअस चेंज होता है, ठीक है, वेव के जैसा। जैसे ये थर्मामीटर देखिए, थर्मामीटर हम टेम्परेचर नापते हैं तो टेम्परेचर आपका ऐसा नहीं है कि 98 डिग्री, 99 डिग्री, 100 डिग्री इस टाइप से होगा। 98 है तो 98 से 98.0001 होगा, 002 होगा, यानी कहने का मतलब ये कंटिन्यूअस चेंज होगा। ये इसका वैल्यू पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं, नंबर में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो कंप्यूटर यूज हो रहा है, ठीक है, ये जो सिस्टम यूज हो रहा है, इस सिस्टम को, इस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर भी आपको मीटर दिखाया गया है डिस्क्रीट वैल्यू में, नंबर में, लेकिन ये नंबर में चेंज नहीं होता, आपका स्पीड जो होता है वो कंटिन्यूअस चेंज होता है, ठीक है। 0 के बाद 1, 2 ऐसे चेंज नहीं होगा, 0 के बाद वो कंटिन्यूअस चेंज होता है। तो इसमें भी जो कंप्यूटर यूज हुआ है, जो सिस्टम यूज हुआ है, वो कौन सा हुआ है, एनालॉग कंप्यूटर हुआ है। तो एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मरकरी थर्मामीटर और दूसरा स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में जो हम लोग डाटा यूज करते हैं वो डाटा 0 और 1 के रूप में यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन। इसमें जो रॉ डाटा है वो बाइनरी नंबर के रूप में एक्सेप्ट होता है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उसको बोलते हैं जिसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का यूज होता है, ठीक है। यानी ये ऐसा कंप्यूटर है जो डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा दोनों को रीड कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखें हम तो प्रोसेसर यूज्ड इन द पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर यूज होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि वो आपका क्वांटिटी और दाम दोनों को मेजर करता है। दाम तो आपका मेजर करेगा डिस्क्रीट वैल्यू में, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, इस टाइप से रीड करेगा। लेकिन जो तेल का फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो तेल के फ्लो के लिए, कंटिन्यूअस फ्लो के लिए आपको कौन सा कंप्यूटर चाहिए, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। और पैसा के लिए कौन सा कंप्यूटर चाहिए, तो डिजिटल कंप्यूटर। तो इन दोनों को मिला करके जो कंप्यूटर बन गया वो कौन सा कंप्यूटर बन गया, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। यानी पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर यूज होता है वो आपका कंप्यूटर कौन सा हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एग्जांपल लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के। जैसे आपका ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ये भी आपका जो है हार्ट एक्टिविटी मेजर करता है, और ये जो है आपका वो हाइब्रिड है, क्योंकि हार्ट एक्टिविटी में आपका मेजर तो कंटिन्यूअस करता है और डाटा आपका यहाँ नंबर के रूप में शो करता है। तो इसलिए इसमें कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है, हाइब्रिड कंप्यूटर। फोरेंसिक लैब वाले भी जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर यूज करते हैं, अलग अलग अपने टास्क के लिए। तो आपको डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, बस आपको इसका एग्जांपल याद होना चाहिए, हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसलिए मैंने ज्यादा एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग मशीन। ये जो आपका मॉनिटरिंग मशीन जो है, ठीक है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर, एसओपी, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट और भी बहुत चीज, बॉडी का पार्ट जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो आपका कंटिन्यूअस मेजर किया जाता है और कुछ पार्ट जो है वो डिजिटल नंबर के रूप में मेजर किया जाता है, इसलिए इसमें आपका जो कंप्यूटर यूज होता है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का चौथा एग्जांपल जो है वो है आपका अल्ट्रासाउंड मशीन। क्या आपका अल्ट्रासाउंड मशीन आपका चौथा एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल कंप्यूटर। इसी को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ए डिजिटल कंप्यूटर डिजाइंड फॉर यूज बाय ओनली वन पर्सन एट ए टाइम। तो माइक्रो कंप्यूटर उसको बोलते हैं, उस कंप्यूटर को बोलते हैं जो डिजाइन किया गया है एक आदमी को एक टाइम पे यूज करने के लिए। बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इनेबलिंग मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एन इंटायर सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, लैपटॉप और नोटबुक। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है तो पीछे में पढ़ चुके हैं। थाउजेंड और हंड्रेड्स ऑफ जो सीपीयू है उसको एक सिंगल चिप पे अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और वो माइक्रो प्रोसेसर कौन यूज करता है, तो पर्सनल कंप्यूटर यूज करता है। पर्सनल कंप्यूटर जो है माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी पे ही बना हुआ है।
नेक्स्ट है आपका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन इज ए टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। वर्क स्टेशन जो है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है, जो लेकिन क्या है, माइक्रो वर्क स्टेशन जो है माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है। कंप्यूटर दैट इज यूज्ड एक्सप्लिसिटली फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। वैसा माइक्रो कंप्यूटर जो कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं। और कौन कौन सा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, तो कैड और कैम जो है, ठीक है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है आपका मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर है, कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है साइज में माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है, 5 to 50 टाइम्स मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर से 5 से 50 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। नेक्स्ट जो है आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर। ये मेनफ्रेम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है आपका, more than 100 people can work at a time on different terminal by time sharing and multitasking technique। यानी कहते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर उसको बोलते हैं जहां एक सीपीयू होता है और इस सीपीयू से बहुत सारा कंप्यूटर का टर्मिनल जो होता है वो कनेक्टेड होता है, और ये सारे लोग सेम टाइम पे इस सीपीयू का यूज करते हैं। किस टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं, तो टाइम शेयरिंग से यूज करते हैं, और मल्टीटास्किंग टेक्निक, इन दोनों को मिला करके ये जो टर्मिनल है वो एक सीपीयू से काम चलाते हैं। टाइम शेयरिंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग कहने का मतलब है कि सीपीयू जो है 1 सेकंड इसके पास रहेगा तो 1 सेकंड इसके पास, 1 सेकंड इसके पास, इस टाइप से बराबर बराबर टाइम जो होता है वो सीपीयू हर एक टर्मिनल के पास रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो टर्मिनल है, ये जो सीपीयू है वो टाइम शेयरिंग में काम कर रहा है, क्योंकि बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास सुपर कंप्यूटर। ये देखिए आपका सुपर कंप्यूटर है, वेरी पावरफुल, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत महंगा और बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है ये। एबल टू प्रोसेस मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉब्स विथ ए वेरी हाई स्पीड, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब को बहुत ही हाई स्पीड से ये करता है। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1976 बाय रोजर क्रे। पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो 1976 में रोजर क्रे द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वांटम कंप्यूटर। ये आपका क्वांटम कंप्यूटर है। इन क्वांटम कंप्यूटर क्यू बिट्स विल बी यूज्ड इन लीव ऑफ बाइनरी बिट, यानी बाइनरी बिट के बदले में यहाँ पे क्या यूज होता है, क्यू बिट। बाइनरी बिट कहने का मतलब है यहाँ पे 0 और 1 दो ही बिट यूज होता था, लेकिन यहाँ पे क्यू बिट यूज होता है। क्यू बिट कहने का मतलब है हो सकता है 4 बिट यूज होता हो, 5 बिट, 8 बिट, 10 बिट यूज होता हो, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो क्यू बिट के टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के बेसिकली 3 यूनिट होते हैं। पहला सीपीयू, दूसरा मेमोरी यूनिट, और तीसरा इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर के 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, दूसरा मेमोरी यूनिट, और तीसरा इनपुट आउटपुट यूनिट। ये 3 इसके पार्ट हैं, 3 इसके यूनिट हैं। चलिए एक एक यूनिट को डिटेल में हम लोग खत्म करते हैं। तो पहला है आपका सीपीयू। ये आपका है सीपीयू, मदरबोर्ड में ये सीपीयू आपका इंस्टॉल होता है। सारे चीज आपके मदरबोर्ड में ही इंस्टॉल होते हैं। सीपीयू रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। द सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम एंड डाटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन as per the given instruction and store the result back to the memory।
सीपीयू क्या करता है, तो सीपीयू जो है प्रोग्राम और डाटा को मेमोरी से फेच करता है। ठीक है जी, रैम वगैरह आप देख रहे हैं, आपका क्या मेमोरी है, मेमोरी से क्या करेगा, डाटा को यहाँ पे फेच करेगा, लेके आएगा, इंस्ट्रक्शन को लेके आएगा और उस इंस्ट्रक्शन पे जो काम होगा वो काम करेगा। जैसे अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है, तो जो भी आपका काम होगा वो काम करेगा और इस काम के बाद जो भी इसका डाटा बनेगा, जो भी रिजल्ट बनेगा, वो वापस बैक इसको कहाँ भेज देगा, मेमोरी में। तो सीपीयू का काम क्या है, मेमोरी से डाटा को, इंस्ट्रक्शन को उठाना, उसको ऑपरेट करना और वापस उस मेमोरी को उस डाटा को, उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में फीड करना। CPU स्टोर्स द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन द लोकल मेमोरी। जो ये काम किया और जो डाटा को स्टोर किया वो कहाँ स्टोर करता है, लोकल मेमोरी में। और इस लोकल मेमोरी को काम क्या कहते हैं हम लोग, रजिस्टर। यानी कहने का मतलब है CPU जो है सारा का सारा काम जो होता है लोकल मेमोरी यानी कि रजिस्टर में काम करता है। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इन सब से सीपीयू को कोई मतलब नहीं है। वो अपना काम किस पे करेगा, रजिस्टर पे करेगा। और रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल मेमोरी कहते हैं, याद रखेंगे हम। विच आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, जो कि लिमिटेड होते हैं साइज और नंबर में। रजिस्टर जो होता है आपका 2 बाइट या 4 बाइट का होता है, इससे ज्यादा रजिस्टर नहीं होता है। और ये लिमिटेड इन साइज होते हैं और लिमिटेड इन नंबर होते हैं और गिनती में भी ये फिक्स होते हैं कि सीपीयू के पास कितने रजिस्टर हैं और कितनी कितनी मेमोरी के हैं। सीपीयू डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंपोनेंट। सीपीयू जो होता है, ये सीपीयू जो है वो 3 कंपोनेंट को मिला करके बोला जाता है। कौन कौन सा, एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट हम पढ़ चुके हैं। मेमोरी यूनिट क्या होता है, इसके पास रजिस्टर होता है। सीपीयू किस मेमोरी यूनिट पे काम करता है, लोकल मेमोरी यूनिट पे यानी कि रजिस्टर पे। तो इन 3 चीज को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। किसको, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अच्छा, एएलयू क्या है, तो एएलयू को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू परफॉर्म्स all the arithmetic and logic operations that need to be done as per the instruction in the program। ALU क्या है, वो सारा अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन काम करता है जो भी प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं। अरिथमेटिक मतलब प्लस, माइनस, गुना और भागा। लॉजिक ऑपरेशन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब क्या आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी, एएलयू एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। सीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, यानी कि प्रोग्राम जो है जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये ध्यान कौन रखता है, कंट्रोल यूनिट रखता है। जैसे 2 + 3 - 5 है तो पहले 2 + 3 होगा फिर 5 होगा, इसका ध्यान कौन रखता है, कंट्रोल यूनिट रखता है। ऐसा नहीं कि पहले 2 और 5 का घटाव हो जाएगा और उसके बाद फिर जोड़ होगा। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन क्या करता है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको इंटरप्रेट करता है, इसको समझता है। एंड गाइड्स डाटा फ्लो थ्रू कंप्यूटर्स मेमोरी, एएलयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। और गाइड करता है किसको, डाटा के फ्लो को, कि डाटा किधर से किधर जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सीपीयू का पार्ट है रजिस्टर। स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन और डाटा बाय सीपीयू इज यूजिंग देम। पीछे देख चुके हैं कि सीपीयू जब काम करता है तो अपने डाटा और इंस्ट्रक्शन को जहां रखता है, जिस मेमोरी यूनिट में रखता है, उसका नाम क्या है, रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, तो हम लोग देख चुके थे, सीपीयू देख चुके थे, ठीक है। फिर क्या था आपका यूनिट में, मेमोरी यूनिट था और नेक्स्ट था इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। ये थोड़ा लंबा है इसलिए इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेमोरी यूनिट। तो इनपुट आउटपुट यूनिट में इनपुट क्या होता है,
तो इनपुट इनेबल्स द यूजर टू इंटर डाटा इन ए कंप्यूटर। इनपुट जो होता है वो यूजर को इनेबल करता है किसी भी डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए। तो इनपुट किस किस के थ्रू होता है, किस डिवाइस के थ्रू होता है? तो एक होता है कीबोर्ड और माउस। सबसे फेमस तो यही है, और भी होते हैं जो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। आउटपुट इनेबल्स द कंप्यूटर टू शो द रिजल्ट। आउटपुट क्या करता है? इनेबल करता है कंप्यूटर को रिजल्ट को शो करने में। जो भी काम, जो भी इंस्ट्रक्शन हम दिए हैं कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, उस इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। तो वो रिजल्ट होगा कहाँ दिखाई देगा? तो आउटपुट पर दिखाई देगा, आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है। अगर हम कोई ऑडियो इनपुट में दिए हैं तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस के थ्रू बाहर आएगा। अगर हम कोई डाटा दिए हैं तो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। अगर हम कोई चीज को हार्ड कॉपी में प्रिंट करना चाहते हैं, पेपर प्रिंट करना चाहते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो वो प्रिंटर काम करेगा। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेज। इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उसको क्या कहते हैं? इंटरफेस भी कहते हैं। एज दे ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फॉर मैन एंड मशीन। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को आदमी और मशीन के बीच दिए इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसलेट करता है। क्योंकि हम जो है इंफॉर्मेशन देते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, कंप्यूटर इंग्लिश लाइक समझता नहीं है, तो कंप्यूटर उसको बाइनरी में क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है। बाइनरी में सारा ऑपरेशन करेगा, फिर बाइनरी हम समझ नहीं पाएंगे तो आउटपुट पर डिस्प्ले करेगा किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये इनपुट आउटपुट जो है वो एक इंटरफेस के जैसा काम करता है। किसके किसके बीच? ह्यूमन और मशीन के बीच। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं इनपुट डिवाइस के कौन कौन से होते हैं। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज यूज्ड टू इंटर द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड किस लिए यूज होता है? तो कीबोर्ड यूज होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इंटर करने के लिए। कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कीज। कीबोर्ड पास कौन कौन सा की होता है? फिगर में देख सकते हैं आप लोग, यहां मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अल्फाबेटिकल की, कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड, इसको हम बोलते हैं क्या? अल्फाबेटिकल कीज। नंबर कीज 0 से 9 तक। फंक्शन कीज F1 से F12 तक। यहाँ टॉप में यहाँ पे आपका ये नंबर की है, यहां से आपका जो है वो अल्फाबेटिक की है। मॉडिफायर की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट इधर होता है। ठीक है। टॉगल की, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब क्या आपका टॉगल की है। देयर आर 104 कीज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होते हैं। एंड 17 कीज इन नंबर पैड। और ये जो नंबर पैड आपको दिख रहा है, इस नंबर पैड में 17 होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की और नंबर पैड में 17, यानी टोटल 121 की होते हैं। दूसरा इनपुट डिवाइस है आपका माउस। माउस इज यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन एंड फाइंड द पोजीशन वेयर टू वर्क। माउस का काम क्या है? माउस का काम है स्क्रीन पे कर्सर को मूव करना और वहां लेके जाना, उस पोजीशन को फाइंड करना जहां पे हम काम करना चाहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ माउस। पहला है ऑप्टिकल माउस और दूसरा है मैकेनिकल माउस। ये जो देख सकते हैं आप, ये मैकेनिकल माउस है और ये ऑप्टिकल माउस है। मैकेनिकल माउस क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्रॉलर की जगह एक बॉल होता था, लेकिन अब के माउस में देखिएगा आप तो यहाँ पे एक लेजर लाइट होता है। यहाँ पे अब आपको बॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो लेजर लाइट वाले जो माउस होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल माउस, और ये जो बॉल वाला माउस था इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस जो है वो थोड़ा प्रचलन से बाहर है, अब उसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होता है, ट्रैक बॉल लगभग ये माउस के जैसा ही है। ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ माउस। सही बोले हम कि माउस की जगह पे हम ट्रैक बॉल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस
that reads an image and convert it into a digital file। स्कैनर क्या करता है कि एक इमेज फाइल को रीड करता है और उसको डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी हार्ड कॉपी को रीड करता है और कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में फीड करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर। पहला है आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा है सीट फेड स्कैनर और तीसरा है हैंड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है यूज ए फ्लैट सरफेस टू स्कैन ए डॉक्यूमेंट। ये देखते हैं आपका, ये पिक्चर जो है आपका, ये जो है आपका वो फ्लैट बेड स्कैनर है। सीट फेड स्कैनर क्या होता है, पेपर इज फेड इनटू द स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है, पूरा का पूरा पेपर देते हैं और वो धीरे धीरे पढ़ते जाता है, पेपर को बाहर निकालते जाता है, यानी धीरे धीरे उसको स्कैन करते जाएगा, पेपर को निकालते जाएगा। फ्लैट बेड स्कैनर में क्या है कि इस स्कैनर के अंदर जितना पेपर होगा उतना ही को वो स्कैन करेगा, इससे फालतू स्कैन नहीं करेगा। लेकिन सीट फेड में क्या है कि जितना लंबा भी आपका सीट रहेगा, जितना लंबा भी आपका पेपर रहेगा, वो सारे को रीड कर लेगा। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या है, स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द पेज टू बी स्कैन्ड। हैंड हेल्ड स्कैनर जो है, स्कैनर को हम लोग पेज तक लेके आते हैं जहां पे स्कैन करना है। जैसे ये देखिए, ये बारकोड रीडर है, हम इस बारकोड रीडर को जहां बारकोड होता है वहां पे लेके आते हैं उसको स्कैन करने के लिए। तो ये आपके 3 टाइप के स्कैनर हुए। नेक्स्ट है आपका जॉय स्टिक। जॉय स्टिक इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स को खेलते हैं हम, तो उस समय हम इस इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है जॉय स्टिक। नेक्स्ट है आपका टच पैड। इट कंसिस्ट ए स्पेशलाइज्ड सरफेस दैट कैन ट्रांसलेट द मोशन एंड पोजीशन ऑफ ए यूजर्स फिंगर टू ए रिलेटिव पोजीशन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि टच पैड जो है ये क्या काम करता है, तो यूजर के फिंगर के मूवमेंट को स्क्रीन पर शो कराता है रिलेटिव पोजीशन पर। यानी अगर यहाँ पे शो करें तो स्क्रीन पे कहाँ पे शो करेगा, वो ये जो आपका टच पैड है वो बताता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वेव। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है और इनपुट द ऑडियो इनटू द कंप्यूटर, और जो ऑडियो है उसको कंप्यूटर में इनपुट करता है। नेक्स्ट है आपका पेन टैब। ये आपका पेन टैब enables the user to hand draw images, animation and graphics with a special pen like stylus। तो पेन टैब पे हम जिस पेन का यूज करते हैं उस पेन को हम क्या नाम देते हैं, स्टाइलस देते हैं। और ये क्या काम करता है कि हाथ के द्वारा जो भी हम इस पेन टैब पे लिखते हैं वो आपका कंप्यूटर में लिखाता जाता है, कंप्यूटर में इनपुट होता जाता है। नेक्स्ट है आपका OMR। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो OMR इज एन इनपुट डिवाइस कैपेबल ऑफ रीडिंग स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म्स विच हैव ए प्रोविजन फॉर ब्लैक मार्क इन ए स्पेसिफिक पोजीशन। तो OMR जो होता है वो एक रीडर होता है, और वो रीड किसको करता है, तो एक स्पेशली जो फॉर्म डिजाइन किया गया है, ठीक है, और उस वहां पोजीशन बना हुआ है ब्लैक मार्क का, तो उसको क्या करता है, रीड करता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो आपका होता है वो बैंकों में यूज होता है चेकबुक को रीड करने के लिए। तो MICR इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय द बैंक्स टू रीड द चेकबुक। ठीक है, और अभी हम पीछे आपको बताए थे जो बैच प्रोसेसिंग का एग्जांपल वो यही है। देखिए आपको यहाँ बहुत सारे चेकबुक एक बार रखे गए हैं और इन सबको ये एक बार में रीड कर लेगा। ठीक है, तो ये अब किसका एग्जांपल है, किस कंप्यूटर का एग्जांपल है, बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर का एग्जांपल है। ठीक है ना, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म जो हम लिखाया गया है उसको भी याद रखिए। जैसे OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो जो फुल फॉर्म है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस VCR, जिसको हम बोलते हैं बारकोड रीडर। तो ये जो आपका डिवाइस है वो है आपका बारकोड रीडर,
और ये जो है इसको हम बोलते हैं बार कोड। जो ये लाइनिंग टाइप का होता है ऐसे ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, बार कोड। और जो ये स्क्वायर में होता है इसको हम बोलते हैं QR कोड। तो BCR इज एबल टू स्कैन एंड डिकोड बार कोड्स। BCR क्या होता है, BCR जो होता है वो एबल होता है स्कैन करने में और डिकोड करने में बार कोड्स को। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड कंटेन्स ए मैट्रिक्स ऑफ कोड। तो इसमें क्या होता है, कोड का मैट्रिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं QR कोड। फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपका लाइट पेन। लाइट पेन इज यूज फॉर डिजिटल सिग्नेचर। देख रही है, ये आपका लाइट पेन है, ये यूज होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए, यानी कंप्यूटर पे सिग्नेचर करने के लिए। इट कैन वर्क विथ द एनी CRT बेस्ड मॉनिटर। किसी भी CRT बेस्ड मॉनिटर पे ये आपका काम करता है। नेक्स्ट जो है आपका वो स्टाइलस। ये जो आपका स्टाइलस है पेन। स्टाइलस इज ए पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ड्रॉ और राइट ऑन द स्क्रीन ऑफ ए ग्राफिक टैबलेट। यानी टैबलेट पे जिस पेन का हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस। और CRT मॉनिटर पे जिसका यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइट पेन। अब देखते हैं आपका आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल। पहला जो आउटपुट डिवाइस है आपका वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या काम करता है, इट डिस्प्लेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर नोन एज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये जो है मॉनिटर आपका इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है कंप्यूटर से, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। यानी मॉनिटर क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो होता है वो 4 प्रकार का है। कौन कौन सा, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले, CRT कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, और TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले। तो 4 टाइप के आपके मॉनिटर होते हैं, 4 टाइप के आपके डिस्प्ले होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स मॉनिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू मोनोक्रोम मॉनिटर और कलर मॉनिटर। यानी मॉनिटर जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है मोनोक्रोम जिसमें सिंगल का कलर होता है, और एक होता है कलर मॉनिटर जो कि आपका कलर होता है। जैसे आपको याद हो तो ये आपको बोलते हैं जिसको हम बोलते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है, उस टाइप का, और एक बोलते थे कलर टीवी। तो वही आपका कलर मॉनिटर, और ये मोनोक्रोम मॉनिटर यानी ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। ठीक है, तो अब तो मोनोक्रोम मॉनिटर तो लगभग क्या पूरी तरह ही खत्म हो चुका है, अब आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। अब तो सारा का सारा मॉनिटर कैसा होता है, कलर मॉनिटर। लेकिन एग्जाम के पर्पज से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर। ये रहा आपका प्रिंटर। ए प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन टू द पेपर। प्रिंटर क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, लेता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स को कंप्यूटर से और उसको एक पेपर पे प्रिंट करता है। चार्ल्स बैबेज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर। याद रखेंगे, कंप्यूटर जो था वो भी कौन खोजा था, चार्ल्स बैबेज, और प्रिंटर भी कौन खोजे थे, चार्ल्स बैबेज, फॉर द यूज विथ ए डिफरेंस इंजन इन 1822। तो प्रिंटर किसके लिए खोजे थे, डिफरेंस इंजन के साथ काम करने के लिए 1822 में। 2 टाइप के आपके पास प्रिंटर होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर में पहला जो है इंपैक्ट प्रिंटर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर वर्क्स विथ द पेपर वाया डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द इंक रिबन। जैसे आप देखे होंगे टाइपराइटर, ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है वो भी लगभग उसी तरह का है, टाइपराइटर की तरह का। यानी पेपर जो आपका है वो रिबन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, अगर आप लोग टाइपराइटर देखे हो तो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर, ऑल्सो कॉल्ड लाइन एट ए टाइम प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर का नाम क्या है, लाइन एट ए टाइम प्रिंटर भी इसको कहा जाता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर में आपके पास 3 प्रिंटर हैं। कौन कौन से,
डेसिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है। नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर उसी तरह पेपर और रिबन के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है जैसे अभी का प्रिंटर आ रहा है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट नीड टू टच द इंक रिबन टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। मेंटेनेंस ऑफ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज इजियर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मेंटेनेंस जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर से आसान होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, बस नाम याद होना चाहिए। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और एलईडी प्रिंटर। तो इसके भी 3 प्रिंटर है फेमस, वो आपको याद होना चाहिए। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और एलईडी प्रिंटर। ये तीनों प्रिंटर आपके कैसे हैं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसे हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर आप देख सकते हैं, वो जैसे आप लोग अभी देखे होंगे कभी बैनर वगैरह जो छपाने जाते हैं उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं। तो यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एक्यूरेट एंड बिगर ड्राइंग। ठीक है। तो बड़ा और बिगर ड्राइंग जो होता है उसको बनाने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। यूज्ड इन कैड एंड कैम एप्लीकेशन सच एज हाउस मैप, बैनर, होर्डिंग, कार पार्ट्स ईटीसी। ठीक है। तो इन सब का जो डिजाइन बनता है इसके लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो बैनर वगैरह जहां छपाने जाते होंगे उस प्रिंटर का जो नाम है वो क्या है, प्लॉटर है। और कैड और कैम का फुल फॉर्म देख पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका 3 यूनिट था। कौन कौन सा, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, ठीक है, और नेक्स्ट था मेमोरी यूनिट। तो 2 आपका जो यूनिट था वो खत्म हो चुका। नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी यूनिट का काम क्या है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। तो सीपीयू से रिलेटेड जो होता है कौन होता है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। पहला देखते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। तो वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है रजिस्टर के बाद सबसे जो होता है वो फास्टेस्ट मेमोरी होता है, क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू रखता है अपने पास उसको रिजर्व में। एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। आप यहाँ देख सकते हैं कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी बताए थे रैम या रोम, तो इन दोनों के बीच में ये क्या काम कर रहा है, बफर का काम कर रहा है, यानी टेम्पोररी स्टोरेज के रूप में काम कर रहा है। कैश मेमोरी यूज टू होल्ड those part of data and program which are most frequently used on the CPU। यानी कैश मेमोरी उस डाटा, उस इंस्ट्रक्शन को रखता है जो कि सीपीयू बार बार यूज करता है। अच्छा, पीछे हम देखें तो लोकल मेमोरी जो सीपीयू के पास रिजर्व होता है, रजिस्टर। ठीक है। रजिस्टर में उस डाटा को रखा जाता है जिसपे सीपीयू काम कर रहा है। ठीक है। रजिस्टर में उस डाटा को रखा जाता है जिसमें सीपीयू काम कर रहा है, और कैश में उस डाटा को रखा जाता है जिसमें सीपीयू बार बार काम करता है। ठीक है। कैश मेमोरी स्टोर डाटा फॉर द टेम्पोररी यूज। कैश मेमोरी जो है डाटा जो है वो किसके लिए रूप में रखता है, टेम्पोररी यूज के लिए रखता है। अगर एक बार स्विच ऑफ हो गया सिस्टम तो कैश मेमोरी सारा जो होता है वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है। और कैश मेमोरी होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो आप पूछेंगे कि रैम को हटा के हम यहाँ कैश लगा देते हैं, सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है। हार्ड डिस्क को हटा के यहाँ कैश लगा देते हैं, सबसे फास्टेस्ट है। तो ये कैश मेमोरी जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए हम कैश मेमोरी को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ज्यादा बढ़ाने से कंप्यूटर का दाम जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जनरल यूज में
मिडिल क्लास के यूज में नहीं आ पाएगा, इसलिए कैश मेमोरी जो होता है वो लिमिटेड होता है। इससे भी कॉस्टली जो होता है वो रजिस्टर होता है, इसलिए रजिस्टर को भी हम लोग बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। तो राइट साइड आप देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल दिया हुआ है रैम और रोम, और सेकेंडरी में मेमोरी का एग्जांपल है पंचिंग डिवाइस, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड ड्राइव और फ्लैश डिस्क। अभी और भी इसके एग्जांपल हैं जो कि हम जब सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे तो उसमें इसके एग्जांपल को पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? रेफर्ड एज द मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी और द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। दो नाम है इसका, मेन मेमोरी और वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। रैम किसको रखता है? रैम उसको रखता है जिसको डाटा को हम करेंटली यूज कर रहे हैं। जैसे अभी हम इस पीपीटी पे आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये जो चीज स्टोर हो रहा है वो किस में स्टोर हो रहा है? रैम में। जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा मेरा सिस्टम, तो ये सारा मेमोरी जो होता है वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हम जितना पढ़ाए हैं, जितना किए हैं, अगर ये सेव नहीं करते हैं और डायरेक्ट सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो ये सारा मेमोरी क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि रैम जो होता है उस मेमोरी को रखता है जिसपे वो करेंटली यूज कर रहा है। या आप ऐसे समझ सकते हैं जितने एप्लीकेशन को आप खोलते हैं फोन में, ठीक है, वो सब किस में खुलता है? आपका रैम में। इसलिए किसी भी फोन का रैम जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए फास्ट काम करने के लिए, ज्यादा रैम खोलने के लिए, ज्यादा एप्लीकेशन खोलने के लिए। Establishes डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। और रैम का जो होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के थ्रू। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के बाद एक कैश मेमोरी होता है और कैश मेमोरी के बाद मेन मेमोरी रैम होता है। तो कैश को हटा दिया जाए क्योंकि बफर है, तो रैम का डायरेक्ट कंट्रोल किससे होता है? कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, कैपेबल ऑफ रिसीविंग और सेंडिंग डाटा एट ए वेरी हाई स्पीड। रैम जो होता है कंप्यूटर के पास डाटा जो होता है बहुत ही तेजी से भेजता है। रैम जो होता है वो टेम्पोररी वोलेटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, अभी पता है कि हम सिस्टम पे लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सारी चीज रिकॉर्ड हो रहा है। अगर हम इसको बिना सेव किए हुए ऑफ कर देंगे तो ये सारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वो टेम्पोररी है, वोलेटाइल है। लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। ठीक है, तो रैम के पास लिमिटेड कैपेसिटी होता है और स्विच ऑफ करने के बाद उसका डाटा जो वो लॉस हो जाता है। लिमिटेड कैपेसिटी कहने मतलब जैसे देख सकते हैं आपके फोन में आपके पास आता है 4 GB रैम, 8 GB रैम। ठीक है, तो क्या आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी है। ठीक, फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी। रैम जो होता है या प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है। जैसे भी हम पीछे एक फिगर देखे थे, CPU, ठीक है, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। तो CPU में भी क्या होता है? रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट है, इससे कम कैश का होता है, इससे कम प्राइमरी मेमोरी, और सबसे कम किसका होता है? सेकेंडरी मेमोरी। या सबसे स्लोवेस्ट मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। इससे फास्ट प्राइमरी मेमोरी, इससे फास्ट कैश मेमोरी, और इससे फास्ट रजिस्टर होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसको दो भाग में बांटते हैं, एक को रैम बोलते हैं, एक को रोम बोलते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। चलिए अब इन दोनों को भी समझते हैं कि ये दोनों चीज है क्या। तो रैम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज वोलेटाइल और टेम्पोररी मेमोरी। यह जो है वोलेटाइल है और टेम्पोररी है। डाटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। जब पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं तो इसका डाटा जो होता है वो खत्म हो जाता है। फास्टर मेमोरी है। मेमोरी कैसा है इसका? तेज है। CPU कैन चेंज द कंटेंट्स ऑफ रैम एट एनी टाइम। CPU जो है रैम का कंटेंट जो है वो किसी टाइम चेंज कर सकता है। जैसे अगर अभी हम
कोई एप्लीकेशन खोले हैं कैलकुलेटर का, ठीक है, फिर अभी हम खोल दे मैप का, तो रैम में पहले कौन सा एप्लीकेशन था, कैलकुलेटर, उसका काम हुआ था, उसका जोड़ घटा का वो सब डाटा रखे हुए था। लेकिन जैसे ही हम मैप खोल दिए तो इसका कंटेंट जो था वो खत्म हो गया, अब मैप का कंटेंट मेरा रैम में फीड हो गया, ठीक है। मैप के बाद हम फिर किसी चीज को खोल दिए, फिर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल दिए, तो मैप का जितना भी कंटेंट था वो खत्म हो जाएगा और पावर पॉइंट का कंटेंट जो था वो रैम में ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, यही बोल रहा है कि सीपीयू जो है रैम का कंटेंट जो है वो किसी भी टाइम चेंज कर सकता है। इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, या जो मेमोरी कैसा है, रीड है और राइट है, नहीं रीड कर सकते उसको और राइट कर सकते, इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपका रीड राइट एंड होल्ड मेमोरी है, उसमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मेन मेमोरी में केवल रीड और राइट होता है, होल्ड नहीं होता है, उसमें रख नहीं सकते हम। अब रैम भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो रैम भी दो टाइप का, कौन कौन सा, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। नेक्स्ट आपका मेन मेमोरी कौन सा है, रोम, इसके बारे में पढ़ते हैं। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये जो होता है नॉन वोलाटाइल और परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। ये मेन मेमोरी होने के बावजूद नॉन वोलाटाइल और परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि इसके नाम से कंफर्म है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। रोम क्या था, रैम क्या था, रीड और राइट दोनों था, लेकिन रोम क्या है, ओनली रीड है। इसमें रोम को आप यूज नहीं कर सकते, रोम जो है वो सिस्टम यूज करता है। जैसे रोम में कुछ एप्लीकेशन, कुछ सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल रहता है। जैसे कंप्यूटर का बात किया जाए तो कंप्यूटर के रैम में बायोस इंस्टॉल होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कहने का मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर को लाइन देते हैं तो सबसे पहले रोम का ये वाला सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो रोम में कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले से फीड किया हुआ है आपके कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रोम चिप इज यूज्ड प्राइमरली इन द स्टार्टअप प्रोसेस, लिखा हुआ है। रोम का जो चिप है, रोम जो मेमोरी है, वो प्राइमरी किसके लिए यूज होता है, स्टार्टअप प्रोसेस के लिए, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट होना है, इसका इंस्ट्रक्शन रोम में फीड होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रोम्स है, कौन कौन है, पी रोम, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो तीन टाइप के रैम होते हैं, रोम होते हैं आपके, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो तीन टाइप के आपके रोम है। तो प्राइमरी मेमोरी आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बचा मेमोरी में कौन सा, सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलियरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। यूज टू स्टोर डाटा फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज क्यों करते हैं, लॉन्ग टाइम में किसी डाटा को रखने के लिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 दिन 1 सप्ताह बाद देखने के लिए। नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेट्स एट मच स्लोअर रेट देन द प्राइमरी मेमोरी, इसका स्पीड जो होता है प्राइमरी मेमोरी से स्लो होता है। परमानेंट इन नेचर, इसमें से आपका कंटेंट जो है वो गायब नहीं होगा, परमानेंट हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रीड राइट एंड होल्ड मेमोरी। और इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है, इसलिए इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। प्रोवाइड्स बैकअप स्टोरेज, इसका हम यूज किसके रूप में करते हैं, बैकअप स्टोरेज के रूप में करते हैं। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी, ये जो है मेमोरी है सेकेंडरी, वो मैग्नेटिक भी होता है और ऑप्टिकल भी होता है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल क्या होता है, अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं।
मैग्नेटिक टेप आर लॉन्ग प्लास्टिक टेप कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल, पीछे देखे थे हम लोग, ठीक है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, लॉन्ग प्लास्टिक टेप होता है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है। सीडी जो है इसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। और सीडी जो है इसका कैपेसिटी जो होता है 700 MB होता है। डीवीडी जो है वो भी ऑप्टिकल स्टोरेज है, ऑप्टिकल मीडियम है, इसका स्टोरेज 4.7 GB होता है। मेमोरी कार्ड जो है, ठीक है, वो आपका 64 GB 32 GB टाइप से आता है। यूएसबी स्टिक जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है इसका एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क जिसका कैपेसिटी 1.44 MB होता है। तो CD इज एन ऑप्टिकल मीडियम एंड इट इज रीड बाय यूजिंग ए लेजर बीम। CD ड्राइव अगर देखेंगे आप लोग तो CD ड्राइव जो होता है वो ऑप्टिकल मीडियम है। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। DVD ऑल्सो इज एन ऑप्टिकल मीडियम, DVD जो है वो भी आपका ऑप्टिकल मीडियम है। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल सेकेंडरी में ब्लू रे डिस्क जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BRD डिस्क, 25 GB इन सिंगल लेयर। अगर कोई सिंगल लेयर का ब्लू रे डिस्क है तो उसमें आप 25 GB तक स्टोर कर सकते हैं। और डबल लेयर में स्टोर करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 50 GB तक स्टोर कर सकते हैं। ये सब भी अब थोड़ा प्रचलन से बाहर है, अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फ्लैश में मेमोरी, फ्लैश मेमोरी किसको कहते हैं, तो मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को। फ्लैश मेमोरी किसको कहते हैं, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को। और ये बाय नेचर नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अब देखते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। जो कंप्यूटर में हमारा डाटा सेव होता है उसका यूनिट क्या है। जैसे आप कभी सुने होंगे KB, MB, GB, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिट है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा। कंप्यूटर किसके रूप में काम करता है, बाइनरी डाटा पे काम करता है, 0 और 1, बस यही दो चीज को जानता है कंप्यूटर। तो इसी के रूप में डाटा स्टोर करता है, इसी के रूप में डाटा प्रोसेस करता है, ठीक है। और इसी डाटा पे कंप्यूटर काम करता है। द बाइनरी डिजिट 0 and 1 आर बेसिक यूनिट, ठीक है। बाइनरी डिजिट को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट बोलते हैं। और इसका नाम देते हैं हम लोग बिट्स, ठीक है। बिट्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द वर्ड। और बिट को अगर हम ग्रुप कर देते हैं, 2 बिट 3 बिट 4 बिट को ग्रुप कर दे हम, तो उसको क्या नाम दे देंगे, वर्ड। जैसे 0 1 0 1 1 1, तो ये क्या हो गया, एक तरह से वर्ड हो गया। ए 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड निबल। जैसे 1 0 1 0 ये 4 बिट है, ठीक है। तो 4 बिट को क्या बोलेंगे हम, निबल बोलेंगे। और 8 बिट वाले क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। 1 0 1 0 1 1 0 0, तो 4 4 8, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, बाइट बोलेंगे। 4 बिट वाले को निबल और 8 बिट वाले को बाइट, ठीक है। तो सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, जिसको बिट बोलते हैं। बिट को ग्रुप करने पे वर्ड बन जाता है। 4 बिट वर्ड को निबल बोलते हैं और 8 बिट वर्ड को बाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका यूनिट ऑफ मेमोरी है जिसको ध्यान रखना होगा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। तो 2 4 5 में इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला 0 और 1 इसको हम बोलते हैं बिट, ठीक है। 4 बिट को 1 निबल, 8 बिट को 1 बाइट, 1024 बिट को 1 KB किलो बाइट, 1024 KB को 1 MB यानी 1 मेगाबाइट, 1024 MB को 1 GB गीगाबाइट, 1024 GB को 1 TB टेराबाइट, 1024 TB को 1 PB पेटाबाइट, 1024 XB को 1024 PB को 1024 PB को 1 XEB एक्सा बाइट, और 1024 EB को 1 जेटा बाइट ZB, और 1024 ZB को 1 योटा बाइट, और 1024 YB को 1 ब्रोनेटो बाइट, और 1024 BB को 1 जियोप बाइट। तो यानी कि जियोप बाइट जो है सबसे बड़ा यूनिट है
और बिट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, यानी बिट को हम बोलेंगे क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट, और जियो बाइट को हम क्या बोलेंगे, बिगेस्ट यूनिट। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे वर्टिकली थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिएगा। निबल बाइट, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी, वाई बी, बी बी, जियो बाइट। ठीक है, ऐसे किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट, ब्रोनोटो बाइट, जियो बाइट। तो ये आपके यूनिट ऑफ मेमोरी है। हम लोग अभी जनरली कहाँ यूज करते हैं, तो जीबी में। टीबी भी आने लगा लेकिन अभी कम आ रहा है, तो अभी हम क्या यूज करते हैं, जीबी में। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट टॉपिक हमारा है पोर्ट्स का। सिस्टम में कितने पोर्ट्स होते हैं, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स आप देख सकते हैं, ये यूएसबी पोर्ट है, ये थंडरबोल्ट है, एचडीएमआई है, बीजीए पोर्ट है, इथरनेट है, ऑडियो पोर्ट है, डीवीआई पोर्ट है, PS/2 पोर्ट है। ये PS/2 पोर्ट क्या किसके काम आता है, माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने में। पैरेलल पोर्ट है, फायरवायर पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, ई साटा पोर्ट है, पावर पोर्ट है, ये जो पावर सप्लाई लगाने काम में आता है। ठीक है, ऑप्टिकल फायर पोर्ट है, ये आपका डिस्प्ले पोर्ट है। ठीक है, तो इन सब पोर्ट को हम अलग अलग देखते हैं। तो पोर्ट क्या होता है, पोर्ट इज ए कनेक्शन पॉइंट, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस लाइक प्रिंटर एंड द मोडेम। पोर्ट जो होता है वे कनेक्शन पॉइंट है, कनेक्शन करने के लिए किसके किसके बीच, कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में। ठीक है, इंटरनल में भी होता है और एक्सटर्नल में जो भी आपका एक्सटर्नल यूज करते हैं, प्रिंटर, मोडेम, कीबोर्ड, माउस, इन सब जो यूज करते हैं, उसके जिसके थ्रू कनेक्शन आप देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप का पोर्ट होता है, एक बोलते हैं इंटरनल पोर्ट और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल पोर्ट। इंटरनल पोर्ट क्या होता है, इट कनेक्ट्स द सिस्टम्स मदरबोर्ड टू द इंटरनल डिवाइस। मदरबोर्ड जो होता है उसके इंटरनल डिवाइस से जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल पोर्ट। इंटरनल डिवाइस में कैसे, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, इंटरनल ब्लूटूथ। मदरबोर्ड है तो इसका कनेक्शन होगा भाई हार्ड डिस्क से, इसका कनेक्शन सीडी ड्राइव से भी होगा, इसका कनेक्शन ब्लूटूथ से होगा। तो ये जिस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल पोर्ट। एक्सटर्नल पोर्ट किसको बोलते हैं, तो इट कनेक्ट्स द सिस्टम्स मदरबोर्ड टू द एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, मदरबोर्ड से अगर हम एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू, एक्सटर्नल पोर्ट के थ्रू। जैसे माउस को कनेक्ट करेंगे, प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे, यूएसबी को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए PS2 पोर्ट जो है वो माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए है। ये यूएसबी पोर्ट जो है यूएसबी को कनेक्ट करने के लिए है। ठीक है, प्रिंटर पोर्ट भी होगा कहीं प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, इसमें नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे होगा। अच्छा, प्रिंटर को हम इसमें कनेक्ट करते हैं सीरियल पोर्ट में। ठीक है, तो इस टाइप से ये अगर मदरबोर्ड से इंटरनल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो इंटरनल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और मदर डिवाइस से एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का पोर्ट है। पहला पोर्ट है आपका सीरियल पोर्ट। ठीक है, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा सीरियल पोर्ट है। ये आपका तीसरा जो है वो पैरेलल पोर्ट है। यूज फॉर एक्सटर्नल मॉडेम एंड ओल्टर कंप्यूटर माउस। ठीक है, जो PS/2 जो था ये भी तो आपका क्या था, सीरियल पोर्ट था। इसके थ्रू हम क्या कनेक्ट करते हैं, मॉडेम कनेक्ट करते हैं और माउस को कनेक्ट करते हैं, ओल्डर कंप्यूटर वाला। अब जो नया कंप्यूटर का माउस आया है उसको USB के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस सीरियल पोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सीरियल पोर्ट जो होता है 2 वर्जन में आता था। कौन कौन सा, 9 पिन और 25 पिन। ये देखिए आपका गिनिएगा तो 1 2 3 4 से 9 पिन है और इसमें आपका कितना है, 25 पिन है। इस पोर्ट के थ्रू डाटा जो ट्रेवल करता था वो 115 kbps की स्पीड से ट्रेवल करता था। ट्रांसमिट सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा एट ए टाइम। एक बार में सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा जाएगा, जैसे 1010 है तो ये एक बार में चला गया, फिर नेक्स्ट बार में ये जाएगा, थर्ड बार में कोई और जाएगा। ठीक है, तो एक बार में एक ही स्ट्रीम जाएगा। पहला पोर्ट क्या है, यूज फॉर स्कैनर एंड प्रिंटर। ये पहला पोर्ट जो था ये वाला थर्ड नंबर का, ये किसके लिए होता है, स्कैनर और प्रिंटर के लिए।
और 25 पिन मॉडल होता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट में एक ही आता है 25 पिन मॉडल, सीरियल पोर्ट में 2 आता है 9 पिन और 25 पिन। ट्रांसमिट मल्टीपल डाटा स्ट्रीम एट ए टाइम, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल डाटा जो है एक बार में जाएगा। ठीक है, एक बार में जाएगा आपका मल्टीपल डाटा ऑफ स्ट्रीम। नेक्स्ट है आपका यूएसबी पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इट कैन कनेक्ट ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइसेज। जितना भी एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइस होता है, अब तो सब यूएसबी में ही आ गया। आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, फोन का कनेक्टर हो गया, ये सब जो है आपका क्या है अब यूएसबी के थ्रू ही होता है। एग्जाम्पल में भी दिया है, जैसे हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, अब सब जो है यूएसबी के थ्रू ही कनेक्ट हो रहा है। ये आपका पोर्ट जो है वो यूएसबी पोर्ट है। इसमें डाटा ट्रेवल जो होता है 12 एमबीपीएस की स्पीड से होता है, 12 एमबीपीएस की स्पीड से, 12 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से। नेक्स्ट है आपका फायर वायर पोर्ट। ये देखिए आपका है फायर वायर पोर्ट, ये जो है आपको FW400 है और ये आपका फायर वायर 800 है। ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट वेरी फास्ट स्पीड, यानी बड़े अमाउंट का डाटा जो है बहुत तेज स्पीड से अगर जाना होता है तो हम इसको फायर वायर पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। इसमें कनेक्ट क्या क्या होता है, तो कैमकॉर्डर यानी आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, जो कैमरा है वो कनेक्ट होता है, एंड वीडियो इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग का जो कैमरा है उसको हम अगर कनेक्ट करना होता है तो हम किससे कनेक्ट करते हैं? फायर वायर पोर्ट से। इसमें डाटा जो है 400 से 800 एमबीपीएस की स्पीड से जाता है। ठीक है, कितने की स्पीड से जाता है? 400 से 800 एमबीपीएस के स्पीड से जाता है। नेक्स्ट है आपका इथरनेट पोर्ट। ये देख सकते हैं आपका इथरनेट पोर्ट, इससे हम क्या कनेक्ट करते हैं? तो लैन कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? लैन कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट टू ए नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट। इथरनेट के थ्रू हम क्या कनेक्ट करते हैं? हाई स्पीड नेटवर्क जो होता है इंटरनेट का, उसको हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। डेटा ट्रेवल 10 एमबीपीएस से 1000 एमबीपीएस पर सेकेंड का ये डेटा ट्रांसफर करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क बैंडविड्थ। नेटवर्क का बैंडविड्थ कितना है उसके अकॉर्डिंग 10 से 1000 का एमबीपीएस के स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर करता है। तो ये था आपका क्या? इथरनेट पोर्ट। तो ये आज का आपका वीडियो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।